हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इस लेक्चर में देखते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या होती है वो इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो आपने जो है अभी तक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ा था, नॉर्मली जो रॉ वाटर है। अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में होता क्या है कि सपोज जो डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर जाता है, ठीक है, सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी वाटर निकला वो क्या होगा, सीवर्स के थ्रू जो है, सीवर्स के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। ये जो है यहाँ पर आप मैन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहें। उसके बाद सीवर्स के थ्रू, ये सीवर्स हो गए, और इन सीवर्स के थ्रू जो है आप इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे। सीवेज जो भी आता है, यानी कि जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से निकलता है वो सीवेज कहलाता है। और जो ये सीवेज होता है इसको आप ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका फर्दर कोई यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं आप, जब सीवेज जो भी है इसको आप कहीं डिस्पोज करेंगे तो डिस्पोज करने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले आप इसको ट्रीट कर लेते हैं। ट्रीट इसलिए करते हैं कि जहाँ भी आप जिस एरिया में डिस्पोज कर रहे हैं वहाँ वो एरिया इफेक्टेड ना हो ज़्यादा, इसलिए जो है आप उस एक लिमिट तक जो है उसको ट्रीट कर लेते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कि उसके बाद एफ्लुएंट डिस्पोजल कर लेते हैं, और डिस्पोजल या तो आप वाटर में करेंगे या कहीं लैंड पे करेंगे। अगर आप वाटर में करते हैं तो या तो आप रिवर में करेंगे या सी में कर सकते हैं, समुद्र में या लेक में कर सकते हैं या पॉन्ड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पर आप वाटर में डिस्पोज कर सकते हैं। और लैंड में जो है इनका यूज़ करते हैं एफ्लुएंट इरिगेशन के लिए, जैसे कि वहाँ पर आप प्रॉपर इरिगेशन कर सकें ऐसे एरिया में, तो वहाँ पर इसलिए आप ट्रीट कर देते हैं पहले और सीवेज फार्मिंग हो सके, ठीक है। एफ्लुएंट इरिगेशन और ये सीवेज फार्मिंग, तो ये जो है आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी वाटर निकलेगा वो 80%, जैसे कि सपोज यहाँ से कोई रॉ वाटर गया, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गया, वहाँ यूज़ होने के बाद वहाँ से जो वाटर निकला सीवर के थ्रू, तो जो वाटर यहाँ से आया था, यानी कि जो वाटर डिलीवर हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सीवर जो है, सीवर में 80% सीवेज जो है सिर्फ बचता है, यानी टोटल वाटर का जो सीवेज बनता है वो सिर्फ 80% होता है। देख लीजिए सीवेज होता क्या है, ये वेस्ट वाटर है जो कि आप सिर्फ डिस्पोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ये क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है वाटर एंड लिक्विड वेस्ट। जो भी वाटर और लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, तो वहाँ वो कहलाता है सीवेज। जैसे कि ये वाटर और लिक्विड वेस्ट जो है डोमेस्टिक एक्टिविटी से ओरिजिनेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ओरिजिनेट हो रहा है, ड्रेनेज या रन ऑफ जो भी रेनफॉल वगैरह हो रही है वहाँ से जो इकट्ठा हो रहा है वाटर गंदा, उसको जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है सीवेज। नेक्स्ट देख लीजिए कि जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज से सीवेज मिलता है, ओरिजिनेट होता है, उसको आप कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से सीवेज ओरिजिनेट होता है उसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज। तो ड्रेनेज जो है ये मिक्सचर है वाटर और लिक्विड वेस्ट का, ओरिजिनेटेड ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो भी वेस्ट और लिक्विड मिलता है उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं, वो आपका कहलाता है ड्रेनेज, ठीक है। तो जो मिक्सचर है इंडस्ट्रियल, अब जैसे ये डोमेस्टिक एक्टिविटी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वेस्ट का या सीवेज का, उसको आप कहते हैं सैनिटरी सीवेज। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि सैनिटरी सीवेज जो है वो किसका मिक्सचर या किसका कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट यानी डोमेस्टिक सीवेज का जो है मिक्सचर होता है। और जो किचन और बाथरूम से जो वेस्ट मिलता है, यानी उसका जो मिक्सचर है उसको कंबाइन कर दिया किचन और बाथरूम वेस्ट को, वो आपका कहलाता है सलेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, सलेज क्या है, जो किचन और बाथरूम वेस्ट निकल रहा है, और जो सैनिटरी सीवेज क्या है, यानी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट मिला और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट मिला, तो उन सीवेज को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं वो मिक्सचर कहलाता है आपका सैनिटरी सीवेज। सीवर्स क्या होते हैं, वो पाइप जो सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी वेस्ट वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जा रहे हैं, वो सीवर्स हैं, वो पाइप कहलाते हैं। पाइप और वो कंड्यूट्स हैं
जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं सीवेज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब बात आती है सीवरेज सिस्टम की। तो सीवरेज सिस्टम क्या होता है? ये वो पूरा सिस्टम है जो सीवेज को कलेक्ट करता है, फिर उसको ट्रीट करते हैं आप सीवेज को, फिर फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है सीवरेज सिस्टम, कि कैसे आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रीट कर रहे हो, कैसे फाइनली डिस्पोज कर रहे हैं सीवेज को। तो ये सीवरेज सिस्टम कहलाता है और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का, यानी कि अब किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ सीवेज का जो है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है कि सीवेज आप कलेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो पहला तो है सेपरेट सीवरेज सिस्टम, सेकंड कंबाइंड सीवरेज सिस्टम और थर्ड पार्शियली सीवरेज सिस्टम। सेपरेट सीवरेज सिस्टम का मतलब है कि आप 2 सीवर्स यूज़ कर रहे हैं, 2 पाइप्स यूज़ कर रहे हैं अलग-अलग डिस्चार्ज के लिए। जैसे कि इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम 2 सेपरेट सीवर्स आर यूज्ड, 2 सेपरेट सीवर्स यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग दी सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज डिस्चार्ज। यानी कि सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज है उसको आप एक पाइप में अलग कलेक्ट कर रहे हैं और ड्रेनेज डिस्चार्ज को अलग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका कहलाएगा सेपरेट सीवरेज सिस्टम। सैनिटरी डिस्चार्ज होता किसका कॉम्बिनेशन है? ये आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट का मिक्सचर होता है। और बल्कि ड्रेनेज डिस्चार्ज क्या होता है? जो भी हैवी रेनफॉल होती है उससे जो वाटर कलेक्ट होता है वो आपका ड्रेनेज डिस्चार्ज होता है। वेयर एज ओनली सिंगल सीवर इज यूज। अगर आप कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में बात करें तो सिर्फ एक सीवर यूज किया और सारा का सारा डिस्चार्ज एक ही सीवर में ले रहे हैं, यानी कि only single sewer is used for carrying both sanitary sewage discharge and drainage discharge. In case of combined sewerage system, combined sewerage system में क्या किया, जो sanitary sewage discharge है और जो drainage discharge है उन दोनों को आपने combine यानी कि एक ही सीवर में कलेक्ट कर लिया। सेपरेट सीवेज डिस्चार्ज जो है वो जनरली फाइंड टू बी मोर इकोनॉमिकल, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है देन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, इन पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम में क्या होता है? पार्शियली सेपरेट का मतलब है कि जो ड्रेनेज वाटर है, जो ड्रेनेज सीवेज है उसको जो है, जो कि स्पेशली रूफ वगैरह से और पेड़ कोर्टयार्ड यानी छतों वगैरह से जो निकल रहा है बारिश का पानी, उसको क्या किया, उसको आपने मिक्स होने दिया सैनिटरी सीवेज के साथ। तो कुछ वाटर यानी ड्रेनेज का सारा वाटर तो नहीं, जो सिर्फ घरों से जो वाटर निकल रहा है ड्रेनेज का उसको आपने सैनिटरी सीवेज के साथ मिक्स होने दिया, तो वो कहलाता है आपका पार्शियल सेपरेट सीवरेज सिस्टम। आपको पता है कि जो वाटर सप्लाई सिटी में गई उसका 80% जो है वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी भी जब आप सीवेज की डिज़ाइन करेंगे तो आपको तो ये बताया जाएगा इतना वाटर सिटी में सप्लाई किया गया, तो उसका जब 80% आप कर देंगे तो आप सीवेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक्स, यानी वेस्ट वाटर में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में इजीली डिकम्पोज नहीं होते वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो डिकम्पोजिशन जो है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का कैन बी कैरीड आउट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो ये तो या तो एरोबिकली हो सकता है या एनएरोबिकली हो सकता है। यानी कि एरोबिकली मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो सकता है और एनएरोबिकली मतलब है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इनका डिकम्पोजिशन हो सकता है। कुछ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो इनका ट्रीटमेंट है सीवेज का, वेस्ट का, वो डिपेंड करता है कुछ मेथड्स पे, मेथड्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के मेथड्स पर डिपेंड करता है कि कैसे जो है आप सीवेज का, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड होता है, अगर आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन पे बेस्ड है, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उन पर बेस्ड अगर आप इसको सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, तो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं, या रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में आ जाता है कि जो एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो ये हैं आपके, और जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर आप कर रहे हैं सीवेज का तो वो या तो आप सेप्टिक टैंक में कर देंगे या इनहॉफ टैंक में कर देंगे। ठीक है, ये इमहॉफ टैंक है, या आप
एनारोबिक लेगून्स में करते हैं या अप फ्लो एनारोबिक स्लज बैंकेट रिएक्टर। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं एनारोबिकली। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर की क्या क्या क्वालिटीज हैं। अगर आप बात करते हैं फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी की, तो इसमें जो टोटल सॉलिड्स होते हैं, टोटल सॉलिड्स, ये बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, और आपने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको, सेटलेबल सॉलिड्स। सेटलेबल सॉलिड्स, ठीक है। तो जो टोटल सॉलिड्स हैं वो भी आपके जनरली 2 टाइप्स के अगर डिफाइन कर सकते हैं इनके बेसिस पर, या तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक टोटल, सपोज जो टोटल सॉलिड्स बनते हैं वो 0.45 kg होता है। तो 0.45 kg में जो ऑर्गेनिक होते हैं ये 45% ऑर्गेनिक होते हैं और 55% जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। मतलब क्या है कि अगर 1000 kg सीवेज सैंपल लिया है तो 1000 kg में सिर्फ 0.45 kg जो है वो आपका टोटल सॉलिड्स मिलेंगे, ठीक है। यानी 1000 kg सीवेज ने सिर्फ 0.45 kg टोटल सॉलिड कंसिस्ट करता है। सॉलिड्स बहुत कम होते हैं, ये लिक्विड और जनरली लिक्विड और वाटर वेस्ट ही होता है। तो इसमें डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आप जानते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, यानी घुल जाते हैं। सस्पेंडेड जो सस्पेंशन में यानी तैरते रहते हैं। और सेटलेबल एक डेफिनेशन दी है, सेटलेबल सॉलिड्स वो होते हैं जो सेटल हो गए, यानी कि वाटर में नीचे जो सेट हो गए, यानी जो बैठ गए जाके। तो अगर आपका वेस्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, इसको जो है सेटलेबल सॉलिड्स कितने हैं, तो उसको आप इमहॉफ टैंक होता है उसके थ्रू, जो इमहॉफ कोन है उसके थ्रू आप बता सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की होती है ट्रायंगुलर शेप में। सपोज इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, इसमें कुछ मेजरमेंट्स बने होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इनिशियली जब आपने इसमें वेस्ट वाटर फिल किया और 2 घंटे में, यानी 2 घंटे के लिए आपने 2 घंटे के बाद देखा तो जितने सॉलिड्स जो हैं इसमें सेट हो गए, नीचे बैठ गए, तो वो उतने जो सॉलिड्स थे वो आपके क्या कहलाएंगे, सेटलेबल सॉलिड्स। देख लीजिए, इफ वेस्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन इमहॉफ कोन, अगर आप इमहॉफ कोन में इसको अलाउ करते हैं 2 घंटे के लिए, तो जो अमाउंट होता है सॉलिड्स का जो सेटल हो जाता है इन स्टेटेड ड्यूरेशन, उसको कहते हैं आप सेटलेबल सॉलिड। यानी जो सेटल हो गया नीचे वो आपका कहलाएगा सेटलेबल सॉलिड्स। तो सीवेज जो है वो कंसिस्ट करता है मोर देन 99.9% ऑफ वाटर, मोस्टली वाटर ही होता है, और लेस देन 0.1% ऑफ सॉलिड, 0.1% से भी कम जो है वो सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 kg का 0.1% निकालें तो क्या होगा, 1 kg, यानी इससे भी कम सॉलिड्स होते हैं। तो अगर आप देखते हैं 1000 kg सैंपल कंसीडर करते हैं तो इसमें सिर्फ 0.45 kg जो है टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपकी फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल सीवेज क्वालिटी पैरामीटर, यानी केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो इसमें पहला आता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही है कि जो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहेगी सीवेज में वो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहलाएगी। अब बात करते हैं सीओडी की। सीओडी कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोकेमिकल से इसको लिंक नहीं करना है, बीओडी कहलाता है, वो अलग है। तो आप ये डिफरेंस देख के चलिएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की अमाउंट जो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, उन दोनों को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो आपका कहलाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये इसको डिटरमाइन करते हैं ऐड करके पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आप दोनों उसमें ऐड कर देते हैं, नोटिंग डाउन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये आप नोट कर लेते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी इंटायर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो ये आप पूछ लेते हैं कि सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो है आप उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये आपका डिकम्पोज कर देता है सम ऑफ द इनऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो उनको तो डिकम्पोज करता ही है, थोड़ा सा क्या करता है ये साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर जो है उसको भी थोड़ा डिकम्पोज कर देता है। तो अगर इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करेगा तो और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी,
तो प्रेजेंट जो है इन वाटर सैंपल हैंस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देन एक्चुअल। तो जो वाटर सैंपल में इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे उसको भी थोड़ा डिकम्पोज कर दिया, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली जो सीओडी की वैल्यू होती है, रियल जो एक्चुअल वैल्यू होती है सीओडी की, वो थोड़ी कम होती है इस प्रोसेस के थ्रू जितनी सीओडी की वैल्यू निकलती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करने के लिए। इसीलिए जो रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी एक्चुअल से क्या हुआ, कुछ वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर गई, इसीलिए इस डिमांड को कभी कभी कहते हैं डाइक्रोमेट डिमांड। डाइक्रोमेट डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया है, और हमेशा डाइक्रोमेट डिमांड ग्रेटर देन होती है एक्चुअल सीओडी की वैल्यू से, क्योंकि ये थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज कर देती है और उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ओवरऑल इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कुछ नहीं है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही है, बस इसमें थ्योरेटिकली जो है आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायरमेंट जो है आप कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है और फॉर्मूला है ऑर्गेनिक मैटर का इज नोन। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन और फॉर्मूला पता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो आप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिकम्पोजिशन कैन बी कंप्यूटेड थ्योरेटिकली। तो आप इसको थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है इसको डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को आप निकाल सकते हैं, और इसको आप कहते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि अगर आप मेथेन की बात करें, यानी कि जो सीवेज वाटर है या सीवेज जो है उसमें आपका मेथेन है, तो उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ ये इस टाइप की रिएक्शन फॉर्म होगी। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई मेथेन को डिकम्पोज करने के लिए। तो सपोज मेथेन में इसमें कितने मोल दिख रहे हैं आपको, 1 मोल मेथेन के दिख रहे हैं, और इसमें 2 मोल जो है आपके ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मेथेन रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू डिकम्पोज फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो 2 मोल की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन के। तो अगर आप ये देखें कि ऑक्सीजन टोटल कितनी है, टोटल इसका वेट निकालें, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर आप इसका टोटल कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 16। ठीक है, तो 16 ग्राम जो है वो मेथेन रिक्वायरमेंट है फॉर, तो कितने ग्राम जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, अगर 16 ग्राम मेथेन को डिकम्पोज करना है तो आपको 64 ग्राम जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और ये 4 मोल्स इसमें 4 हो गया, यानी 16 4 जा 64। ठीक है, तो 64 ग्राम जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमेशा जो है 300 ग्राम पे देख लेते हैं। तो अगर आप ये देखें कि 300 ग्राम अगर आप मेथेन होती तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, तो 64 अपॉन 16 इंटू 300। तो आप कह सकते हैं कि टोटल जो है 1200 ग्राम जो है आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपका कहलाता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन जैसे आगे अगर 300 ग्राम मेथेन यूज कर रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या सीओडी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं कि 1200 ग्राम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को जो इसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो आपकी 1200 ग्राम चाहिए होगी। अगर इतनी होगी तो ये पूरा 300 ग्राम जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर आप दूसरी कोई रिएक्शन ले लें, सपोज अगर आपने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड्स और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके जो है 180 ग्राम अगर ये टोटल है कैलकुलेट करेंगे तो 180 ग्राम जो है ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी होगी 192 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप 300 ग्राम मेथेन को ग्लूकोज को डिकम्पोज करना है तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 192 अपॉन 180 इंटू 300। तो ओवरऑल 320 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो इस टाइप से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलीग्राम होगा, ये मिलीग्राम जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको होगी।
तो ओवरऑल क्या होता है कि प्रैक्टिकल पर्पस में देखें तो सीओडी को आप थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि है क्या, ये जस्ट आप थ्योरेटिकल यानी फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें जो है आप सीओडी डायरेक्टली किसी मेथड से यानी जो एक्चुअल वैल्यू है सीओडी की वो तो इसके इक्वल होगी। अब बात करते हैं टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये आपका दूसरा वे है ऑर्गेनिक मैटर को एक्सप्रेस करने का, कि ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट, उसके कार्बन कंटेंट के प्रेजेंट टर्म्स में जो है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना कार्बन रिक्वायरमेंट है, यानी कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो CH4 अगर मीथेन की बात करें तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मीथेन जो है 1 मोल ऑफ मीथेन हैज 1 मोल ऑफ कार्बन। आप देख रहे हैं इसमें एक कार्बन यूज हुआ है, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो अगर आप ये कहें कि 16 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, यानी कि 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। तो वही अगर आप 300 ग्राम मीथेन में देखें कितने ग्राम कार्बन जो है प्रेजेंट है, तो 12/16 इंटू 300 कर सकते हैं। तो आप इसमें बता देंगे 225 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये आपकी हो गई टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, यानी पूरा 1 लीटर में ही आप चेक कर रहे हैं। तो ये आपका इतना मिलीग्राम जो है डायरेक्टली जो है कार्बन कंटेंट हो गया 225 मिलीग्राम। ये इसको कहते हैं आप टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। अब नेक्स्ट टर्म आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आप कहते हैं बीओडी, ठीक है। बीओडी और सीओडी में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। बीओडी क्या होता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो आपका कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका कहलाता है सीओडी। तो आप ये कह सकते हैं कि सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें कम। तो हमेशा बीओडी की वैल्यू सीओडी से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बीओडी है क्या, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका दो टाइप के रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं बीओडी, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल होते क्या है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, और इनको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितना ऑक्सीजन इनको मिलेगी उतना ही डिकम्पोज करेंगे। तो जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, वो आपकी कहलाती है बीओडी। बीओडी जो है ड्यूरिंग 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज स्टैंडर्ड बीओडी। हमेशा ध्यान रखिएगा ये 5 डे बीओडी कहलाती है। 5 डे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो बीओडी आपको मिलती है या जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पता चलती है 5 दिन में वो आपकी कहलाती है बीओडी, और ये 68% होती है अल्टीमेट बीओडी की। क्लियर है। तो आप इसमें फाइनल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए आप करते क्या है, सबसे पहले टोटल जो है सैंपल जो भी आपको चेक करना है सीवेज का वो आपने ले लिया। सपोज इसमें जो ये है XML सैंपल आपने कंसीडर किया, इसमें आपने क्या किया, कुछ एरेटेड वाटर यानी प्योर वाटर ऐड कर दिया जिसमें आपका DO होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो आपकी इसमें प्रॉपर होगी। यानी सपोज इसका सैंपल 22 ml था, तो इसको जब आपने मिक्स कर दिया तो आपको एक डाइल्यूटेड सैंपल मिल गया। तो ये डाइल्यूटेड सैंपल हो गया जिसका वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, X + Y ml, ठीक है। अब इसमें सपोज जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो सपोज इनिशियल DOI आपने कह दिया, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इनिशियल मान ली। अब इस डाइल्यूटेड सैंपल को आपने क्या किया, इनक्यूबेटर में रख दिया, इनक्यूबेटर में पुट कर दिया। उसके बाद उसमें जो डाइल्यूटेड सैंपल है इसमें क्या होगा, इसको आपने 5 डेज के लिए, यानी टाइम जो है 5 डेज और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिन के लिए रखा। इसमें क्या हुआ, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर थे उसको जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिकम्पोज कर दिया। तो फाइनली जो डाइल्यूटेड सैंपल अब इसके बाद बचा आपने जो निकाला, तो डाइल्यूटेड सैंपल में जो DO
फाइनल बची, यानी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी अब वो कितनी बची, क्योंकि उसमें तो कुछ डिकम्पोज करने के लिए इसमें से ऑक्सीजन यूज़ हो गई, तो अब जो फाइनल बचेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो फाइनली जो बीओडी की वैल्यू होती है, इसको हमेशा बीओडी 5 कहते हैं, क्योंकि ये 5 डे बीओडी आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ, यानी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल थी और उसके बाद जो फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बची, इनटू इसमें डाइल्यूशन फैक्टर ऐड कर देते हैं, क्योंकि सपोज आपने कितना वाटर ऐड किया, हो सकता है आप कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो मतलब होता है कि जो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम अब क्या हो गया वाटर मिलाने के बाद, फाइनल वॉल्यूम Z हो गया और इनिशियल वॉल्यूम था कितना X। तो कितना वाटर आप मिला रहे हैं उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ऑक्सीजन पे, तो अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर से इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको BOD 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सपोज आपको 5 डे पे बीओडी जो है कैलकुलेट करनी है तो कैसे किया। अब सपोज किसी भी टाइम पर यानी किसी भी दिन जो है आपको 5 डे 6 डे 7 डे, तो किसी भी डे पर अगर आपको बीओडी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो सपोज इधर आपने टाइम को डिनोट किया और वाई एक्सिस पे आपने देखा कि एल की वैल्यू कितनी है। एल मतलब ऑक्सीजन इक्विवेलेंट आपने ले लिया ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, ये तो आपको पता है। तो उसी का ऑक्सीजन इक्विवेलेंट मान लिया कि सपोज इनिशियल जो थी आपकी ऑर्गेनिक मैटर या ऑक्सीजन इक्विवेलेंट जो है वो L0 था, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता है जैसे जैसे और टाइम बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिक मैटर क्या होता जाएगा, डिकम्पोज होता जाएगा, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो सपोज कोई एक टाइम जो था, आपने सपोज ये मान लिया T टाइम है, और इस टाइम पे जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बचा वो सपोज LT था, ठीक है। तो ये आपने मान लिया। तो फाइनली आपने देखा कि इनिशियली अगर आप बात करें टाइम 0 पे, तो उस समय पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यानी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन है उस कंडीशन में पूरी की पूरी प्रेजेंट है, कोई भी यूज़ नहीं हुई अभी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, फिर ऑक्सीजन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे स्लोप देखें तो आपने देखा कि ये स्लोप जो है आपको हॉरिजॉन्टल से ये स्लोप मिल रहा है, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का रेट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप स्लोप की बात करें तो मैक्सिमम स्लोप मिल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि DLT/dt यानी जो ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑर्गेनिक मैटर के, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा डिकम्पोज होने का उसके। यहाँ पे माइनस इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो जितना कम होगा यानी ऑर्गेनिक मैटर के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि DLT/dt इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट आप ले आए K इंटू LT, ठीक है। जहां आपने K को मान लिया, ये है आपका डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसको जब आपने सपोज दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, DLT/dt इक्वल टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पे अगर टाइम 0 था और टाइम t 0 से t तक पहुंचा, तो 0 टाइम में इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर का जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या थी, टाइम 0 पे L0, और उसके बाद t टाइम पे कितनी थी, t टाइम पे ये वैल्यू कितनी बची, LT, ठीक है। तो इस पे अगर आप डिकम्पोज कर देते हैं तो फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, DLT/dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln LT। तो ये इंटीग्रेशन हो गया और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, L0 टू LT, ठीक है, इक्वल टू माइनस K, dt का क्या होगा, T, और यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे 0 से t तो सिर्फ क्या आ जाएगी, t वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ln ये वैल्यू क्या आ गई, LT अपॉन L0 इक्वल टू माइनस K इंटू टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगी वैल्यू, यानी LT इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ln हटाएंगे तो e टू द पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू L0 e टू द पावर माइनस K इंटू टी। तो ये वैल्यू जो है आपकी
एक मिल गई, ये ध्यान रखिएगा। एल टी इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब सपोज यही अगर आप इसको फिर से कंटिन्यू करें तो एल एन को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एल एन मतलब बेस ई है और यहाँ पे आप बेस 10 लाना चाहते हैं, तो फाइनली क्या करेंगे 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। ये अगर आपने लिख दिया तो एल एन को कन्वर्जन इस टाइप से कर देंगे इंटू एल टी अपॉन एल नॉट माइनस के इंटू टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 एल टी अपॉन एल नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो यहाँ से एल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल नॉट इधर और माइनस के अपॉन 2.303 को आपने कह दिया के डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस एल नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको एक स्टेप मैंने जो है स्किप कर दिया, फिर से यहाँ पे देख लीजिए एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कि आपका ये हो गया लॉग बेस 10 एल टी अपॉन एल नॉट इक्वल टू माइनस के डी इंटू टी। तो यहाँ पे जब आप लॉग हटाएंगे तो 10 टू दी पावर ये आ जाएगा, तो फाइनली आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, ये। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं के इक्वल टू क्या है, के डी इक्वल टू क्या होगा आपकी वैल्यू, तो के डी इक्वल टू के अपॉन 2.303। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.434 ऑफ के। तो के डी इक्वल टू होता है 0.434 ऑफ के डी कब यूज कर रहे हैं, के डी आप यूज कर रहे हैं बेस 10 के केस में, और वहीं पे के कहाँ यूज कर रहे हैं, बेस ई के केस में, ठीक है। अब आपको सपोज बीओडी फाइंड करनी है, तो बीओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीओडी मतलब कितनी ऑक्सीजन जो है रिक्वायर हो गई, यानी कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। तो टी टाइम पे अगर आप देखें तो इनिशियल कितनी थी एल नॉट, फाइनल कितनी बची एल टी, तो कितनी यूज हो गई, तो एल नॉट माइनस एल टी, इतनी ऑक्सीजन यूज हो गई, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इतनी रिक्वायरमेंट आपकी थी। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एल नॉट माइनस एल टी की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एल टी इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, या आप ये लिख सकते हैं एल नॉट माइनस, इसके टर्म में लिख सकते हैं एल टू की वैल्यू एल नॉट 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, एल नॉट 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। तो बीओडी को आप किसी भी टाइप से एट टाइम टी पे जो है अगर आपको बीओडी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के डी, या आप ये लिख सकते हैं एल नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, ठीक है। तो ये कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा के कब लगाएंगे, बेस ई के केस में, और के डी जो है वो आपका बेस 10 के केस में जो है इसको यूज करेंगे। आगे देख लीजिए, के एंड के डी टर्म्स एज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बोलते हैं। एट के एट बेस जो है ये आपका ई पर है, एट बेस ई, और जो के डी यूज करते हैं एट बेस 10। तो जनरली जो है आप सपोज आपको के डी जो है T डिग्री सेंटीग्रेड पे डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, और आपको जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है, तो 20 डिग्री ये फॉर्मूले से जो है आप किसी भी टाइम T पर निकाल सकते हैं, क्योंकि बीओडी अगर किसी टाइम पर निकालना है तो उसी टेम्परेचर पे KD की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो KD एट 20 इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप KD जो है एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, बीओडी इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, ठीक है। तो अगर आप टी 5 डे पे लेते हैं तो उस केस में जो के डी की वैल्यू होती है वो सपोज एज्यूम कर लेते हैं 0.1 पर डे, इसकी जो यूनिट होती है पर डे की होती है, तो 0.1 होती है अप्रॉक्स। तो अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं, ये बीओडी आपकी 5 है, तो बीओडी जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा एल नॉट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 5, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.68 ऑफ एल नॉट। इसीलिए कहते हैं कि जो 5 डे बीओडी है वो अल्टीमेट बीओडी, यानी एल नॉट जो है अल्टीमेट मतलब टोटल बीओडी के 68% जो है वो 5 डे बीओडी रहती है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ऑन 4% डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर। जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो कितना है, 4% है। तो यहाँ पे 4 डाइल्यूशन जो है 4% डाइल्यूशन गिवन है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ एरेटेड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन इज 3 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि सपोज आप क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल या टोटल सैंपल लेते हैं, उसमें आपने कुछ एरेटेड वाटर जो है मिलाते हैं,
उसके बाद आप इसमें जो इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद एक डाइल्यूटेड सैंपल बन जाता है। इस डाइल्यूटेड सैंपल को आप इंक्यूबेटर में रखते हैं, इसका इंक्यूबेशन करते हैं 5 डे पे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो फाइनल जो डाइल्यूटेड सैंपल मिलता है उसको आप कंसीडर करते हैं। तो अगर आपने कहा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ एरेटेड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन के लिए जो एरेटेड वाटर यूज़ किया है वहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कितनी गिवन है, 3 mg पर लीटर। ठीक है, तो 4% डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि ये आपका टोटल सैंपल 4 ml था, इसमें आपने 96 ml जो है एरेटेड वाटर मिला दिया, तो टोटल वाटर कितना बन गया, 100 ml। तो 100 टोटल फाइनल हो गया 100, इनिशियल कितना था 4, तो 4% डाइल्यूशन हो गया, यानी 100 में 4 आपने मिक्स किया हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट देख लीजिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, तो ओरिजिनल सैंपल में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कितनी है, 0.6 mg पर लीटर। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, 5 दिन के इंक्यूबेशन के बाद जो फाइनल जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बची वो कितनी हो गई, 0.8 mg पर लीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूट 5 डे बीओडी, 5 डे बीओडी आपको बतानी है एंड अल्टीमेट बीओडी वेस्ट वाटर सैंपल की बतानी है। डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना गिवन है। ध्यान रखिएगा एक बात कि जो केडी की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी केडी और के दो टर्म हो गए, तो केडी जो है बेस 10 पे यूज करते हैं और के जो है बेस ई पे यूज करते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0.05 से 2 पर डे के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 2 से कम रहेगी और इसमें कितना दिया है, सॉरी 0.2, यानी 0.2 0.05 से 0.2 के बीच में रहती है, और ये वैल्यू आप देख रहे हैं 0.234, यानी 0.2 से ये वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0.2 है आपकी पर डे। इसका मतलब है कि ये के डी की वैल्यू ना हो कि किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। के की वैल्यू कितनी हो गई, 0.234 पर डे, नॉट के डी। के डी की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, अगर ये 0.2 से कम होती इसका मतलब है ये के डी की वैल्यू होती। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डीओ फाइनल तो आपको पता है, अब यहाँ पे ये जो डीओ इनिशियल आएगा इसको आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इन डीओ को ऐड कर दिया और ये आपका डीओ इनिशियल बन गया। तो हमेशा जो है डीओ इनिशियल निकालने के लिए अगर ये अलग अलग दे रखी है, अलग अलग इसमें उनका वॉल्यूम दे रखा है, तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर 0.6 डीओ थी तो उस समय उसका वॉल्यूम कितना था, 4 ml, प्लस इसमें क्या है एरेटेड वाटर में डीओ कितनी है 3, तो इस समय इसका वॉल्यूम कितना है 96, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों का ऐड करके 100। तो इसमें अब डीओ कितनी आएगी फाइनल, तो वो आ जाएगी 2.9 mg पर लीटर। तो ये आता है डीओ मिक्सचर, यानी डीओ मिक्सचर जो बन के आया उसमें डीओ कितनी थी, तो ये आपकी आएगी 2.9 mg पर लीटर। ऐसा नहीं है 3 और 0.6 ऐड करके आप 3.6 यहाँ पर शो कर दें। ठीक है, तो डीओ इनिशियल मिल गई और डीओ फाइनल, तो यहाँ पे आप बीओडी 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशियल की वैल्यू कितनी है आपकी 2.9, फाइनल की वैल्यू है 0.8 और डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है आपका 100, इनिशियल वॉल्यूम है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीओडी 5 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 52.6 mg पर लीटर। तो ये एक पार्ट हो गया। आप कह रहे हैं अल्टीमेट बीओडी यानी एल नॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो बीओडी 5 का फॉर्मूला क्या होता है, एल नॉट यानी अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है, के डी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी। तो यहाँ से एल नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, बीओडी 5 कितना है 52.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के की वैल्यू है 0.234 इंटू 5 डे बीओडी है। तो फाइनली जो अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू आ जाएगी वो 76.27 mg पर लीटर। तो इस टाइप से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट 1 डे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी ऑफ द सीवेज सैंपल whose 5 डे 20 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी इज 100 मिलीग्राम पर लीटर। यानी बीओडी 5 की जो वैल्यू है वो आपकी गिवन है 100 मिलीग्राम पर लीटर और केडी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको गिवन है 0.1 पर डे। ठीक है, पूछ रहे हैं कि बीओडी 1 डे बीओडी आपको फाइंड करनी है। ठीक है,
1 डे बीओडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी 5 डे बीओडी है। 1 डे बीओडी आपको फाइंड करनी है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी। तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको पता है बीओडी 5 का फॉर्मूला क्या होता है, L नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। तो यहाँ पे बीओडी 5 की वैल्यू कितनी है 100 इक्वल टू L नॉट, ये तो वैल्यू अल्टीमेट बीओडी तो सबके केस में कांस्टेंट ही होगी, तो 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी की वैल्यू 0.1 गिवन है और टाइम क्या है 5 डेज। तो यहाँ पे जो L नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी 146.247 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यू जो है आपको कांस्टेंट है, मिल गई। अब उसके लिए आपको ये पता है कि टेम्परेचर भी चेंज है, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे केडी की वैल्यू पता है। आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे निकालेंगे, केडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मूला क्या होता है, केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इंटू 1.047 टू दी पावर टी माइनस 20। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, 1.047, टेम्परेचर कितना है 37 माइनस 20, ठीक है, 37 माइनस 20, तो के डी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा 0.218। तो 0.218 जो है आपको 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू मिल गई। तो फाइनली आप क्या निकाल सकते हैं, बीओडी 1 डे बीओडी आप फाइंड कर सकते हैं, बीओडी ऑफ 1 डे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस के डी इंटू टी। तो फाइनली आपको एल नॉट की वैल्यू पता है 146.247 इंटू 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस के डी की वैल्यू आप निकाल चुकी हैं 0.218 इंटू 1, ठीक है। 1 डे बीओडी आपको फाइंड करना है, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 57.7 mg पर लीटर। तो बीओडी जो है 1 डे बीओडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। आप सपोज ये बोले कि 5 डे बीओडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये लगा देंगे, और जहाँ पर डे सेम है टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर के डी की वैल्यू आप चेंज कर देंगे। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एग्जैक्ट वेरिएशन का बीओडी का विद टाइम के साथ, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्या होगा, बीओडी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मीन्स क्या होगा, इनिशियली कुछ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए थोड़े से ऑर्गेनिक मैटर को कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता जाएगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, तो फाइनली बीओडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका टाइम होता है अराउंड 5 to 8 डेज का। तो यहाँ पर जो बीओडी रहती है उसको आप कहते हैं फर्स्ट स्टेज बीओडी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ बनता है ये कहलाता है आपका सेकेंड स्टेज बीओडी। तो जो फर्स्ट स्टेज बीओडी होती है इसको कहते हैं आप कार्बोनेशियस बीओडी, कार्बोनेशियस बीओडी फॉर फर्स्ट स्टेज बीओडी, यानी फर्स्ट स्टेज बीओडी के लिए जो ये बीओडी रहती है इसको कार्बोनेशियस बीओडी कहते हैं। और ये आपकी कहलाती है नाइट्रोजेनस बीओडी, या आप ये कह सकते हैं और सेकेंड स्टेज, यहाँ पे ये कह सकते हैं और फर्स्ट स्टेज बीओडी इसको बोलते हैं, या और सेकेंड स्टेज बीओडी, ठीक है। या तो आप सेकेंड स्टेज बीओडी बोल दीजिए, नाइट्रोजनस बीओडी बोल दीजिए। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कार्बन से एनर्जी लेते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन इनका ईजिली कर सकते हैं। तो ये फाइनली क्या होता है कि जब कार्बोनेशियस बीओडी यानी स्टार्टिंग में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 5 to 8 डेज तक, तो उस समय क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन जो है वो आप ऑर्गेनिक कार्बन से, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन से अगर वो कार्बन यूटिलाइज कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो आपके कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। और वही अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर वो यूटिलाइज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो अगर कार्बोनेशियस बीओडी में क्या होता है, इनिशियली ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक कार्बन से कार्बन का यूटिलाइज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। क्लियर है। तो
ये स्टेज जो होती है कार्बोनेशियस बीओडी की स्टेज होती है। इस स्टेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कार्बन से कार्बन को यूटिलाइज करता है और ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है। और नाइट्रोजनस बीओडी ऐसे ऐसे टाइम बढ़ा, सपोज ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो खत्म हो गई, तो फाइनली क्या होगा, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कार्बन तो लेना ही है उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रेजेंट थी उसमें से कार्बन को यूटिलाइज करने लगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो कार्बोनेशियस बीओडी आपकी फर्स्ट स्टेज भी होती है और नाइट्रोजनस बीओडी जो है वो सेकेंड स्टेज बीओडी कहलाती है। देख लीजिए कि वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक्स कंसिस्ट करता है, वेस्ट वाटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स डिकम्पोजिशन, इसीलिए डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लेने के लिए कार्बन से जो है, यानी कि जो सिस्टम में प्रेजेंट कार्बन है उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूटिलाइज बाय, या तो ऑर्गेनिक कार्बन से यूटिलाइज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कार्बन से यूटिलाइज करता है कार्बन, उनको तो कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन, तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो यूटिलाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का इनटू सेलुलर कार्बन में, ये आपका जो है रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है और ये रिक्वायर करता है एनर्जी। तो जो कार्बोनेशियस बीओडी है वो सेटिस्फाई होती है आपकी हेट्रोट्रॉप से, और जो नाइट्रोजनस बीओडी है वो सेटिस्फाई होती है ऑटोट्रॉप से। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि कार्बोनेशियस बीओडी इज बीइंग सेटिस्फाई बाई हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, या दोनों से, या किसी से नहीं सेटिस्फाई होती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेशियस बीओडी जो है वो हेट्रोट्रॉप से सेटिस्फाई होती है, और हेट्रोट्रॉप्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कार्बन को यूटिलाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कार्बन से, और ऑटोट्रॉप्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को यूटिलाइज करते हैं। अगर आप म्यूनिसिपल सीवेज की बात करते हैं तो बीओडी जो है वो वेरी करती है 100 से 500 mg पर लीटर की रेंज में। अब बात करते हैं बीओडी अल्टीमेट बाई सीओडी रेशियो। तो आपको पता है जो अल्टीमेट बीओडी है ये मैक्सिमम लिमिट है, इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है, क्योंकि जो बीओडी है वो आपको पता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कहलाती है बीओडी। और सीओडी क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, तो आपको पता है सीओडी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन और रिक्वायरमेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए भी। तो इनका जो रेशियो होगा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। 1 इक्वल किस केस में हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट हो, तो उस केस में इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि सीवेज की क्वालिटी कैसी है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के रिस्पेक्ट में जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है। अगर इसका रेशियो ग्रेटर देन 0.8 है, यानी कि 0.8 से ज़्यादा वैल्यू है, मीन्स जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेग्लेजिबल है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है 0.8 से ज़्यादा है। क्योंकि अगर सपोज 0.9 है तो आपको पता है कि बीओडी अल्टीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, 0.9 के शुड बी 0.9 टाइम्स ऑफ सीओडी। मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट था, 10 में से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट है और एक सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर कैसे कंसीडर करेंगे, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ही कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर इसका रेशियो 0.8 से ज़्यादा है तो वेस्ट वाटर को आप कंसीडर करेंगे बायोलॉजिकली ट्रीटेबल, यानी इसको सिर्फ बायोलॉजिकली ही आप ट्रीट कर सकते हैं ईजिली। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.5 है तो 0.5 से कम है, इसका मतलब है कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसको आप सिर्फ बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जो बीओडी 5 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.68 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट बीओडी, यानी बीओडी यू। तो अगर आप इसमें पुट करें बीओडी यू की वैल्यू तो क्या आ जाएगा रेशियो, बीओडी 5 अपॉन सीओडी शुड बी लेस देन 0.68।
तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वही केस हो गया, अगर BOD 5 अपॉन COD की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.5 है, तो 0.5 इंटू ये वैल्यू भी यूज़ करेंगे 0.68, अगर 0.68 से डिवाइड कर दे तो BOD UE बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मेजर प्रेजेंट है, तो इसको जो है आप बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते, कांट बी ट्रीट बायोलॉजिकली। वही अगर BOD 5 और अपॉन COD का जो रेशियो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 0.8, यानी 0.8 इंटू 0.68 से ज़्यादा, तो इसको आप बायोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि COD अपॉन TOC रेशियो, COD अपॉन TOC रेशियो। तो ये क्या होता है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपॉन टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, तो ये रेशियो भी इंडिकेट करता है वेस्ट वाटर की क्वालिटी को विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट, कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में वेस्ट वाटर जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से 5.33 के बीच में। जैसे कि अगर मीथेन की बात करें तो आपको पता है कि मीथेन को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रेशियो बनता है। तो आपने देखा था कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी, तो आपने देखा था कि ओवरऑल 300 mg पर लीटर में वैल्यू जब निकाली थी तो COD की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 1200 mg पर लीटर। और वही अगर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, कितना कार्बन प्रेजेंट है पूरे मीथेन में, तो इसमें जो TOC की वैल्यू 300 mg पर लीटर पे निकाली थी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आपकी 225 mg पर लीटर आ रही थी। ठीक है, तो अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 5.33, तो 5.33 फॉर मीथेन, मीथेन के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें रहती है, अदरवाइज 0 से 5.33 के बीच वेरी करती रहती है। अब नेक्स्ट टर्म आता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है कि एवरेज स्टैंडर्ड BOD ऑफ डोमेस्टिक सीवेज जो होती है वो जनरली 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे होती है। कैसे कि सपोज इफ BOD, अगर सपोज BOD की वैल्यू जो है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है, और आपको पता है कि एवरेज पर वाटर डिमांड, एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड यानी पर पर्सन कितनी वाटर डिमांड है वो है 250 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी एक दिन में एक पर्सन को 250 लीटर की डिमांड रहती है। तो रेट ऑफ फ्लो सीवेज का कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो सीवेज यानी सीवेज फ्लो का रेट कितना होगा, क्योंकि आपको पता है डिमांड इतनी है वाटर की, तो सीवेज में कितना कन्वर्ट होगा 0.8 टाइम्स, यानी 80% जो है वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल इसका कितना आ जाएगा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो एक दिन में एक पर्सन जो है वो 200 लीटर सीवेज जो है यूज कर रहा है, यानी 200 लीटर सीवेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है, और BOD की वैल्यू कितनी है 200 mg पर लीटर, तो एक दिन में कितना मिलीग्राम BOD अब मिल जाएगा, तो यहाँ से आप BOD की वैल्यू निकाल सकते हैं 200 इंटू 200, तो ये वैल्यू जो है आपकी मिलीग्राम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम में तो कितना आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो ये जो BOD की वैल्यू है वो आ जाएगी 40 ग्राम पर कैपिटा पर डे। तो जनरली जो डोमेस्टिक सीवेज है उसके लिए आप क्या मान लेते हैं कि जो एवरेज BOD स्टैंडर्ड BOD है वो आपने मान ली 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे आ रही है, तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं रिलीजिंग दी BOD एट अ रेट ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी इस रेट से जो है इस रेट के BOD से जितना नंबर ऑफ पर्सन जो है इतना BOD रिलीज कर रहे हैं इस रेट से, तो इक्वल टू दैट रिलीज्ड बाय एन इंडस्ट्री, सेम उसी रेट से जो है इंडस्ट्री में कितना BOD रिलीज हो रहा है वो आपका कहलाता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल BOD है वो होती है इक्वल डोमेस्टिक BOD इनटू पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, इनटू पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि ऐसा होता है कि सपोज आपने एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया डोमेस्टिक BOD का, ठीक है, तो आपने देखा कि एक पर्सन जो है वो एक दिन में 80 ग्राम जो है वो BOD रिलीज कर रहा है, तो अगर एक पर्सन इतना कर रहा है रिलीज तो टोटल डोमेस्टिक BOD आपको पता होगी। ठीक है, तो अगर आपको इंडस्ट्रियल BOD की वैल्यू पता है
तो इंडस्ट्रियल बीओडी में अगर डोमेस्टिक बीओडी से डिवाइड कर दें तो आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आ रहा है, अगर ये डोमेस्टिक बीओडी के इक्वल है तो कोई बात नहीं, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ज़्यादा आ रहा है, इंडस्ट्रियल बीओडी, सपोज इंडस्ट्री में जो बीओडी है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री में जो वर्क चल रहा है उससे वेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो अगर इंडस्ट्रियल बीओडी और डोमेस्टिक बीओडी में की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आएगा तो आप ये मान लेंगे कि जिस पर्सन पे जो आप जिस हिसाब से वो पेड कर रहे हैं, पर्सन को जो है जिस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं रुपीस, उसी हिसाब से आप इंडस्ट्री में भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू होती है इंडस्ट्रियल बीओडी अपॉन डोमेस्टिक बीओडी। अब बात करते हैं कि सपोज कोई इंडस्ट्रियल जो है सीवेज की वैल्यू जो है डिस्चार्ज है वो है 5 × 10⁻7 लीटर पर डे। इंडस्ट्रियल सीवेज जो है वो इतना है, ठीक है। और बीओडी जो है वो इंडस्ट्रियल सीवेज की कितनी है, वो है आपकी 800 मिलीग्राम पर लीटर। और जो बीओडी है डोमेस्टिक सीवेज की वो है आपकी 200 मिलीग्राम पर लीटर। और जो है एवरेज जो है पर कैपिटा डिमांड जो है वो है आपकी 300 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंडस्ट्रियल बीओडी अपॉन डोमेस्टिक बीओडी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बीओडी चाहिए तो mg पर डे में आपको निकालना है, तो आपने क्या किया, 800 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसको अगर लीटर पर डे से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, मिलीग्राम पर डे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपने देखा कि जो पर वाटर डिमांड इतनी थी 300, तो एवरेज लीटर पर कैपिटा डिमांड जो है वो 300, तो आपको डोमेस्टिक बीओडी निकालनी है, एवरेज पर वाटर डिमांड इतनी है तो इसको अगर सीवेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 टाइम्स कर देंगे इंटू 300, तो ये आपका सीवेज डिस्चार्ज आ गया, इतने लीटर पर डे हो रहा है पर पर्सन के हिसाब से। तो अगर इसमें बीओडी से मल्टीप्लाई कर दें तो mg पर डे में टोटल बीओडी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8.33 × 10⁵। तो ये आपका आ गया पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल बीओडी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बीओडी रिलीज हो रही है, तो इस में जो इंडस्ट्री में जो आप चार्ज करेंगे रुपए का वो इतने पॉपुलेशन के हिसाब से जो है आप उसको चार्ज कर देंगे। अब बात आती है, नेक्स्ट टर्म आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट इन एनी फॉर्म टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज बीओडी। मतलब क्या है कि एक रेशियो होता है जो कि ऑक्सीजन जो है एफ्लुएंट में अवेलेबल कितनी है उस किसी भी फॉर्म में, उसका रेशियो टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी फर्स्ट स्टेज बीओडी जो कार्बोनेशियस बीओडी होती है उसमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसका रेशियो कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है S=100 1 माइनस 0.794 टू द पावर T एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप ये कह सकते हैं 100 1 माइनस 0.63 T एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है स्टेबिलिटी का, रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 0.794 टू द पावर T20 1 माइनस, ठीक है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर गिवन है तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 20 डिग्री और 37 डिग्री जो टाइम है T20 और T37 ये वो टाइम है डेज में जो कि वेस्ट वाटर द्वारा रिक्वायर्ड है टू डीकलराइज स्टैंडर्ड मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, यानी मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन को डीकलराइज करने के लिए, उसका कलर हटाने के लिए जो वेस्ट वाटर द्वारा जितना टाइम लगा है वो ये टाइम है जो कि व्हेन इनक्यूबेटेड, जिसको इंक्यूबेट किया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेटिव स्टेबिलिटी के फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।